है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 9 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में यूपी सरकार ने किस शहर में 736 करोड़ रुपए से अधिक की 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का नए सिरे से डिजिटल डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, AFC महिला एशियाई कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और पुणे। अगला क्वेश्चन है, किसने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में 74वें कांस फिल्म समारोह में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश जावड़ेकर। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पिछले कितने वर्षों से निर्माणाधीन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी? तो ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है ये पिछले 44 वर्षों से निर्माणाधीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 44 साल से निर्माणाधीन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अगले साल के शुरू में पूरी हो जाएगी। ये प्रदेश के 9 जिलों की 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। वर्ष 1978 में बहराइच और गोंडा जिले में घाघरा कैनाल यानी लेफ्ट बैंक के नाम से यह परियोजना शुरू हुई थी। 1982-83 में इसका विस्तार पूर्वांचल के ट्रांस घाघरा राप्ती रोहिणी क्षेत्र में करते हुए 9 और जिलों को इसमें शामिल किया गया। तभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर सरयू परियोजना रख दिया। तय हुआ इसमें कि घाघरा के साथ राप्ती रोहिणी को भी नहर प्रणाली से जोड़ा जाएगा। और ये जो परियोजना है इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा 2012 में मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो परियोजना है सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना ये पिछले 44 सालों से निर्माणाधीन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में और अब ये जो परियोजना है ये अगले साल की शुरुआत में पूरी हो जाएगी। ये जो परियोजना है ये प्रदेश के 9 जिलों की 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगी। तो वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो ये जो जिले हैं पूर्वांचल के 9 जिले वो हैं बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। तो ये जो है पूर्वांचल के 9 जिले हैं जो कि इस परियोजना के तहत लाभान्वित होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1982 और 83 में जो 9 जिलों को इसमें शामिल किया गया था वो यही 9 जिले थे जो कि पूर्वांचल के थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बखेरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। यह कहाँ अवस्थित है? तो ये जो बखेरा पक्षी विहार है ये संत कबीर नगर में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बखेरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। रामसर साइट घोषित होने के बाद यह वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा। इससे पक्षी विहार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए
तकनीकी सहयोग व आर्थिक मदद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अभी तक 8 वेटलैंड हैं। कौन कौन से हैं? तो आगरा का सूर सरोवर, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, पार्वती अरंगा गोंडा का, समान पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सरसई नावर एवं ऊपरी गंगा के ब्रज घाट से नरोरा तक का भाग रामसर साइट के रूप में अधिसूचित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो बखिरा पक्षी विहार है इसे भी जो है रामसर साइट में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को ये प्रस्ताव भेजा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है वेटलैंड, तो वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड को कहते हैं आर्द्र भूमि, यानी आर्द्र भूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो जाता है या उसमें डूबा रहता है, तो उसे कहते हैं आर्द्र भूमि। और इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आर्द्र भूमि ऐसा स्थान होता है जहां वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वेटलैंड क्या है। अब दोस्तों ये जो बखिरा पक्षी विहार है ये रामसर साइट में किसी भी पक्षी अभ्यारण्य के रामसर साइट में शामिल होने के बाद इस वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाएगी। और इससे क्या होता है? तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड मिलना शुरू होता है और उससे जो भी पक्षी विहार होगा उसका रखरखाव और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब दोस्तों जो रामसर कन्वेंशन है वो क्या है, तो उसके बारे में अभी थोड़ा जानिए। तो 2 फरवरी 1971 को दुनिया भर के वेटलैंड में, आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 1971 को दुनिया भर के वेटलैंड सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और इस समझौते में दुनिया के 170 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। कितने? 170 से ज़्यादा देश जो है इसमें शामिल हुए थे। और रामसर कन्वेंशन की संधि 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई थी। तो ध्यान रखना है जो रामसर कन्वेंशन की संधि है वो कब लागू हुई थी? 21 दिसंबर 1975 को जो है ये संधि लागू हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और संधि के मुताबिक इसमें ऐसे वेटलैंड का चयन किया जाता है जो जल प्रवाही हो, पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास हो एवं जैव विविधता की संभावनाएं हों। संरक्षण की जिम्मेदारी इसकी राज्य एवं देश की होती है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है, रामसर साइट में किसी भी पक्षी विहार को शामिल करने से क्या होता है, और यहाँ पर जो एक वर्ड है वेटलैंड और ये क्या होता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि बखिरा जो पक्षी विहार है इसे रामसर साइट में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। और जो बखिरा पक्षी विहार है ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये संत कबीर नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में ATS कमांडो तैनात करने का फैसला लिया गया? उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 5 शहरों में ATS कमांडो तैनात करने का फैसला लिया गया है। ताजनगरी की सुरक्षा में जल्द आतंकवाद रोधी दस्ते यानी ATS की एक स्पॉट टीम तैनात की जा सकती है। एक स्पॉट टीम में 60 ट्रेंड कमांडो होते हैं। अभी तक यूपी के सिर्फ 4 शहरों में ही ATS की स्पॉट टीम काम कर रही थी, लेकिन अब आगरा, नोएडा के साथ ही 5 शहरों में ATS की स्पॉट टीम तैनात करने की तैयारी चल रही है। अभी तक ATS कमांडो की 4 स्पॉट टीम लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या और गाजियाबाद में तैनात है, लेकिन सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए सरकार ने आगरा, नोएडा, बनारस और इंडो नेपाल बॉर्डर समेत 5 जगहों पर ATS कमांडो तैनात करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में अब कितने शहरों में ATS जो स्पॉट टीम है वो तैनात की जाएगी? तो 5 जगहों पर जो है ATS कमांडो तैनात करने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया? तो दोस्तों नए मंत्रिमंडल में जो खेल मंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोदी सरकार ने किरेन रिजिजू की जगह अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया है। अनुराग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खेल मंत्रालय के साथ उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को
अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नई मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है उसके अनुसार जो नए खेल मंत्री हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय जो संभाल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान, इन्हें अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। अब इसके साथ ही आपको और भी ध्यान रखना है कि जो अमित शाह हैं वो अपने पुराने गृह विभाग के अलावा नए सहकारिता मंत्री होंगे, यानी गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह को फिर से बनाया गया है और इसके अलावा एक सहकारिता मंत्रालय है उसकी भी जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है। और दोस्तों ये जो धर्मेंद्र प्रधान हैं इन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और दोस्तों जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है और जो किरेन रिजिजू हैं वो कानून मंत्री होंगे। और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारी में होगा। और दोस्तों जो नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है, तो मनसुख मंडाविया को नए स्वास्थ्य मंत्री जो है बनाया गया है और इसके साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी कार्यभार मनसुख मंडाविया को सौंपा गया है। और सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री बनाया गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी की नई मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है तो उसमें जो प्रमुख पद थे वो आपको ये अच्छे से ध्यान रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मत्स्य सेतु। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर आधुनिक जानकारी दी गई है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम स्वच्छ जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार, विषयवार स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्रियां हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में एक कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो मत्स्य सेतु ऐप अभी लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इस ऐप के माध्यम से किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीकों को लेकर के आधुनिक जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय का। मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया है। नए सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने वाले एक सच्चे जन भागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है। किस मंत्रालय का, तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। और ये जो नया सहकारिता मंत्रालय है किस उद्देश्य से इसे बनाया गया है, तो ये जो मंत्रालय है ये देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 5 ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 6 जुलाई 2021 को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर आभासी रूप से हस्ताक्षर किए। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के द्वारा। यानी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जा रही है। 5 ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 6 जुलाई 2021 को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर आभासी रूप से हस्ताक्षर किए। उच्च शिक्षा और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत द्वारा आयोजित
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 ब्रिक्स देशों के जो शिक्षा मंत्रियों ने 6 जुलाई 2021 को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर आभासी रूप से हस्ताक्षर किए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 5 ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 6 जुलाई 2021 को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर आभासी रूप से हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये भारत द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट ने। वॉलमार्ट की ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने देश के अपने सभी फुलफिल सेंटर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है। बेंगलुरु की इस कंपनी ने 2021 तक अपनी आपूर्ति श्रृंखला में प्लास्टिक मुफ्त पैकेजिंग के लक्ष्य के मुताबिक यह उपलब्धि हासिल की है। यह लक्ष्य कंपनी के देश भर के 70 से ज़्यादा केंद्रों में हासिल किया गया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की जगह अब पैकेजिंग में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पुनः चक्रण किए जाने वाले कागज़ के थैले और अन्य सामान शामिल हैं। तो दोस्तों, जो वॉलमार्ट की ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसने सभी सेंटरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है। और ये जो कंपनी है अब एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की जगह पैकेजिंग में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग कर रही है, जिसमें पुनः चक्रण किए जाने वाले कागज़ के थैले और अन्य सामान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 57 वर्ष करने का निर्णय लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। यानी तेलंगाना सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा थी 65 वर्ष, उसे घटाकर के 57 वर्ष कर दिया है। तेलंगाना सरकार अगस्त से 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को यह घोषणा की। राजन्ना सिरसिला जिले में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा 65 वर्ष से घटकर 57 वर्ष करने का निर्णय अगले महीने से लागू किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों की मासिक पेंशन भी 1000 रुपये से बढ़ाकर के 2016 रुपये कर दी गई है। तो दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा थी 65 वर्ष, उसे घटा करके 57 वर्ष कर दिया है। और जो मासिक पेंशन दी जाती थी 1000 रुपये, उसे भी बढ़ा दिया है और अब उसे बढ़ा करके 2016 रुपये कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 6 बार के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990, 1993 से 1998, 1998 से 2003, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1934 को इनका जन्म बुसहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री बने। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे 9 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में अमेजॉन के नए CEO कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, NDJC। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर
ए है नसीरुद्दीन साहब, बी है दिलीप कुमार, सी है नाना पाटेकर और डी है परेश रावत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।